नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो एलर्जी के बारे में जानकारी दी थी, उसको आगे ही हम बढ़ाएँगे और अब हम बात करते हैं कि घर के अंदर जो एलर्जी पाई जाती है, उसको उससे परहेज़ कैसे किया जाए या उससे बचाव कैसे किया जाए। तो घर के अंदर जो एलर्जी होती है, मैंने 3-4 प्रमुख कारण बताए थे, जिसमें धूल की मकड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण बताया था। उसके अलावा कॉकरोच बताया था, घर में नमी जो आती है, पपड़ी वगैरह आ जाती है दीवारों पे उस वो बताया था। उसके साथ-साथ जो है घर के अंदर गेहूँ छानना या जो भी अपन इस तरह का काम करते हैं जिसमें धूल उड़े, उस तरह के काम में एलर्जी बढ़ने की संभावना होती है। और भी कुछ जैसे पक्षी हैं, उनके पंख वगैरह भी जैसे कबूतर अपने घरों में आ जाते हैं, तो उनके पंख वगैरह टूट के गिरते हैं या बीट गिरती है, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो अब इनसे बचाव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हम बात करेंगे धूल की मकड़ी के बारे में। धूल की मकड़ी अब मैंने पहले बताया था गद्दे और बिस्तर, तकिए, रज़ाई, कंबल में पनपती है। तो जब भी आप कपड़े बाहर निकालते हैं सर्दियों के या चद्दरें वगैरह धुलने डालते हैं या फिर जो है क्या कहना चाहिए अपने जो कपड़े आपने अलमारी में रखे हुए हैं, गंदे कपड़े आप कई दिनों से पड़े हों तो उसको धुलने डालते हैं। तो हो सके तो गर्म पानी में अच्छे 60 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी में उन कपड़ों को धोएँ। और नहीं जो कपड़े नहीं धुलते हैं, उनको आप जो है धूप के अंदर 4 घंटे कड़क धूप के अंदर रखें और मान लो आप धूप नहीं है, जैसे जो कपड़े धुल गए हैं और उनको अगर आपको तो चद्दरें वगैरह जैसे है तो उनको गरम प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे वो धूल की मकड़ी जो है उसकी संख्या कम हो जाती है मरने के कारण। और साथ-साथ जैसे आपके सोफ़ा है जिसमें लिनन होता है या फैब्रिक के बने हुए होते हैं, पर्दे हैं और ऐसे फर्नीचर जिसमें कि आपके कपड़ा लगा हुआ हो, उन सबको भी हो सके तो कड़क धूप दिखाएँ, नहीं तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें उसकी। और स्पेशली कई बार ये देखा गया है कि कारपेट वगैरह भी अपन लोग घर में रखते हैं फैब्रिक के, तो उन कारपेट को भी आपको हो सके तो घर से हटाइए और हो नहीं अगर ऐसा संभव है तो कम से कम उसको वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें। बेहतर तो ये रहेगा कि कारपेट को आपको अपने घर से हटाना फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं अब हम दीवारों पे पपड़ी जो आ जाती है जिसको हम फफूंदी के रूप में पहचान सकते हैं। पपड़ी दिखे तो उसके अंदर फफूंद होती है, नमी के कारण। तो जो पानी जहाँ-जहाँ रिसता है या जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो बारिश का जो पानी होता है वहाँ उसके कारण जो है दीवारों पे नमी आती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ-जहाँ आपके यहाँ पानी का रिसाव है घर के अंदर और साथ-साथ छत है, जैसे छत के अंदर कई बार ड्रेन्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ नमी आएगी, तो उसका आप समाधान निकालिए कि पानी इकट्ठा ना रहे, रिसाव ना हो घर के अंदर। अपने बाथरूम्स को चेक कराएँ, प्लम्बिंग सिस्टम चेक कराएँ, तो वो जो है आपके अगर पानी रिसाव या इकट्ठा नहीं होगा, तो नमी नहीं होगी। साथ-साथ जो है बाहरी दीवारों पे डैम्प प्रूफ या वाटर प्रूफिंग कराइए, ताकि जो बारिश का पानी आपकी बाहरी दीवारों पे गिरता है, वो सीम अंदर ना आ सके और उसके कारण जो है फफूंदी ना बन सके। ये आपका फफूंदी के बारे में। अब बात करते हैं हम कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच मैंने जैसे बताया कि रसोई की नालियों में बैठे होते हैं, तो उनको मारना नहीं होता, उनको पैदा करने से रोकना या पनपने से रोकना होता है। तो उसके लिए जितनी भी किचन की ड्रेन्स हैं, स्पेशली जो भी ड्रेन्स घर के अंदर हैं, उनको आप जो है कुछ कॉकरोच को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं चॉक आती हैं, जो उन ड्रेन्स के चारों ओर लगा दें। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ की जो भी हो उसका ले लगाएँ और हो सके तो महीने के महीने लगाएँ। उसके अलावा बात करेंगे हम गेहूँ छानने की और क्या कहना चाहिए गेहूँ पीसने की। हमारे घरों में बहुत एक सामान्य सी बात है कि अच्छी गेहूँ ला कर के और अच्छा आटे की रोटी बने तो वो जो जिनके घरों में एलर्जी के रोगी हैं, वो कोशिश करें कि घर में ना तो गेहूँ छिले, ना गेहूँ पिसनी चाहिए। और बात करते हैं हम कबूतरों के बारे में या पक्षियों के बारे में, हो सके तो कबूतरों को और पक्षियों को अपने घर से हटाएँ। ऐसा प्रावधान करें या ऐसे समाधान करें कि आपके घर में कबूतर ना आए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं भूल गया, एक पेट्स के बारे में। पेट्स जो होते हैं डॉग या कैट वगैरह होती है, कुछ लोग डॉग पालते हैं, कुछ लोग कैट पालते हैं। तो अगर आपको उससे एलर्जी है, डॉग से एलर्जी टेस्ट कराइए, कैट का एलर्जी टेस्ट कराइए। अगर आपको उनसे एलर्जी है तो कोशिश करिए कि उनको घर से बाहर निकालें। ये भी देखा गया है कि जिसके घर में कैट या डॉग है, तो वो जब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो किसी और बच्चे को जिसको कैट या डॉग उनके घर में नहीं है, पर उनको एलर्जी है, तो वो बच्चा उस बच्चे के कारण जिसके घर में कैट डॉग था, वो उससे पीड़ित हो जाता है। तो मतलब बहुत लंबे टाइम तक आपके कपड़ों के अंदर या यूँ कहना चाहिए आपके शरीर से चिपक जाते हैं रेशे
और कोई भी एलर्जी का आपके साथ में संपर्क आएगा, कोई भी खास रोगी जो इन चीज़ों से परेशान है, उसको एलर्जी हो जाएगी। तो कोशिश करें पेट्स को ना पालें अगर आपके घर में एलर्जी के रोगी हैं तो। और इसके अलावा जो है घरों के अंदर मैंने चूहों की बात करी थी। चूहे जो होते हैं वो उनका यूरिन जो होता है वो एलर्जी का कारण बनता है, ख़ासकर छोटे बच्चों के अंदर। तो पेस्ट ट्रीटमेंट कराइए पूरे घर के अंदर। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने घर में कराते हैं तो एलर्जी से बचने की संभावना बढ़ जाती है। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं दवाइयों के साथ-साथ। अब मैं बात करना चाहूँगा आउटडोर में पाई जाने वाली एलर्जी। आउटडोर का मतलब हो गया जब हम वातावरण में बाहर निकलते हैं घर से, तो उसमें जो एलर्जी होती है उसके बारे में बात करेंगे। आउटडोर की जो एलर्जी होती है खासकर परागकणों से ज़्यादा होती है। परागकण एक ऐसी चीज़ है जो फूल के अंदर होते हैं, कुछ रेशे ऐसे निकलते हैं जिससे पौधों का प्रजनन होता है, उनको परागकण बोलते हैं। और वो इतने बारीक होते हैं, कई बार वो नंगी आँख से नहीं दिखते, कई बार दिखते हैं। तो उनको स्पेशली वो खास मौसम में कोई खास पेड़-पौधा अपने परागकण छोड़ता है। तो अपने राजस्थान में यूँ कहना चाहिए जैसे मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो कोटा के आस-पास अलग तरह की वनस्पति है, जयपुर की अलग वनस्पति है, ये मुंबई की अलग वनस्पति है, कोलकाता की अलग वनस्पति है, आस-पास जो उनके घर किसी भी रोगी के घर के आस-पास जो पेड़-पौधे हैं, उसका ज्ञान एलर्जी के रोगी को होना ज़रूरी है। जैसे राजस्थान के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ बबूल बहुत होती है, विदेशी बबूल, उसके परागकण कई लोगों को एलर्जी कर देते हैं। उसके अलावा चुड़ैल करके एक पेड़ होता है या जिसको बंदर की रोटी या देसी पापड़ी बोलते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। बबूल अपना सर्दियों में ज़्यादा करता है, चुड़ैल गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा गाजर घास है जो साल भर करती है। उसके अलावा कई सरसों की खेती के टाइम पे किसी को एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, किसी को गेहूँ की खेती के टाइम पे होती है। तो हर एक का परागकण का अलग-अलग वातावरण के अंदर वो परागकण निकलता है, खासकर सुबह निकलते हैं जब सूरज उदय होता है, तो सूरज जैसे-जैसे बढ़ता जाता है तो परागकण वातावरण में बढ़ जाते हैं। तो जब भी कोई रोगी जिसको बाहर अगर उसको जुकाम, छींकें आती हैं, तो वो ये नोट करे कि उसको रास्ते में चलते हुए आस-पास पेड़-पौधे कौन से थे या घर के आस-पास पेड़-पौधे कौन से हैं या वर्किंग प्लेस के आस-पास पेड़-पौधे कौन से हैं। और उसका मौसम भी नोट करें, जैसे किसी को कोई खास आके बोलता है कि मेरे को गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पता लगाते हैं तो उसके घर के आस-पास चुड़ैल के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे ही कोई सरसों के टाइम पे बोल देता है कि भई मेरे को इस टाइम पे तो ये आपको एक तरह से आपको नोटिस करेंगे तो आपको एलर्जी पकड़ने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं एलर्जी की दवाइयों के बारे में। एलर्जी की दवाइयाँ जिस किसी खास चीज़ से एलर्जी है, अगर हम बचाव करें तो उससे वो बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो एलर्जी दिखती नहीं है, तो उसके लिए हमें दवाइयाँ रेगुलर लेनी होती हैं। हाँ, जब नाक तक सीमित है, तो हमें नाक के स्प्रे लेने होते हैं, अगर वो फेफड़ों में चले जाए तो उसको अस्थमा बोलते हैं, तो उसके लिए इन्हेलर लेने होते हैं। और साथ-साथ जो है कई बार एलर्जी टेस्टिंग करानी चाहिए अपने को। एलर्जी टेस्टिंग कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हाथ पे किए जाते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बाद में बात करेंगे। तो वो टेस्ट करा के आप अपनी एलर्जी को पकड़ सकते हैं। और परागकण की एलर्जी से बचने का एक और तरीका है, जब आप बाहर निकलते हैं, अपने आप को अगर लगता है कि किसी खास मौसम में चलते समय आपको या वातावरण में जाते समय एलर्जी हो रही है, तो हो सके तो हेलमेट पहने काँच वाला। जब आप बाइक वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं तो कार के शीशे चला के रखें। और साथ-साथ जब आप मान लो ये संभव नहीं है तो आप मास्क पहन कर के निकल सकते हैं। तो ये ओवरऑल एलर्जी के बचाव के बारे में हुआ। अब अगले एपिसोड में मैं आपको एलर्जी जो होती है नाक की या अस्थमा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद।